कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में आ सकते हैं या फ्यूचर में भी आ सकते हैं। सो देखो बच्चों, ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है, अगर उसमें आपको फोड़ना है ना, तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, और 10% क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आपको लगता है वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करने से आपकी प्रैक्टिस में दिखता है और वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, जो क्वेश्चन एक आध इसमें नहीं होते वो सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मिल जाता है। तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी करना इसके साथ, जो कि मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा कराना, जिसकी लिंक्स भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो वो ज़रूर देखना। स्टार्ट करने पहले थे आपको पता है बेटा, बेसिकली जो विज्ञान है आपके 4 हिस्से में बटे हैं। एक तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और फिर आता है आपका पर्यावरण विज्ञान। ये चीज़ है, पर्यावरण विज्ञान तो फ्री के नंबर देके जाते हैं आपको, फ्री के, बहुत ही आसान होता है ये 3 चैप्टर। इस 3 चैप्टर से 5 नंबर का आएगा, 5 से 6 नंबर का आएगा, तो ये बहुत आसान है। ये 3 चैप्टर ऐसे आसान है ना कि आप मुझे पढ़ा सकते हो, इतने आसान चैप्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं 1 बाय 1 चैप्टर के बाद हिसाब से बात करेंगे टॉपिक। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बात हो रही है, तो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि जैसे ये चीज़ है ना, पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, ये उदाहरण हुआ। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना, तो हर टॉपिक वाइज आपको क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी के टॉपिक से ही क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में सारा लिख पाओगे, सभी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, टॉपिक सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक, अब ये देखिए, ये जो मेरे पास बुक मिली है ना, इसमें ये क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर और भी क्वेश्चन से जो कि दिख नहीं रहे हैं, छपा हुआ नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये मैंने जब बोर्ड एग्ज़ाम दिया था ना तब आया था, तो ये पहला वाला क्वेश्चन जो है ना ओनली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे जब लोहे की कील, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभ्यास में जितने भी एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई टिक लगाने वाली बात नहीं है। 1-2 क्वेश्चन वो सारे ही करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन अभ्यास के, वैसे तो देखो बेटा एनसीईआरटी के जो बॉक्स के अंदर के क्वेश्चन होते हैं और जो अभ्यास के क्वेश्चन होते हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। करने तो सारे ही चाहिए, लेकिन इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, 6 इम्पॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपीय मुक्त शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए। शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 20वां, संचारण और विकृतिकरण का टिप्पणी लिखने के लिए आता है हर साल। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यकीन मानिए ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, हर साल। ठीक है, अगला प्रश्न आता है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो देखो अम्ल तथा क्षार में अम्ल क्षार को मिलाने पे क्या बनता है। ठीक है, ये जब अम्ल को धातु में मिलाया जाता है तो क्या होता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ टॉपिक हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, किस टाइप का लवण बनता है वो भी आपसे पूछ सकता है। अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं। ठीक है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों को दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। एक उदाहरण देकर समझाइए। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट।
फिर देखो बेटा, ये अम्ल क्षारक अभिक्रिया के लवण और जल बनाते, अभी मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा उदासीन है, कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क इलेक्ट्रिक पदार्थ के रंग को क्यों नहीं बदल सकती? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल हो गया, ये वाला चित्र आपको आना चाहिए बनाना। ठीक है, दैनिक जीवन में क्या महत्व है? ठीक है, और दंत वलय क्या होता है? ठीक है, आपके गाल का पीएच क्या होता है? ये जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद साधारण नमक विरंजक चूर्ण, ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं ये ठीक है, विरंजक चूर्ण हर साल आता है। साधारण नाम क्या है इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, विरंजक चूर्ण का क्या उपयोग है, बनाने की विधि क्या है, हर बार आता ही आएगा। इन कुछ 4-5 टॉपिक इनमें से एक आएगा। बेकिंग सोडा क्या है, हाँ बेकिंग सोडा साधारण नाम हो, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, कैसे बनाई जाती है, इसके क्या उपयोग हैं। ठीक है, धोने का सोडा क्या है, धोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है, और उसका केमिकल फार्मूला क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या उपयोग है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम कैसे बनाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाई जाती है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, हर साल आता है। अब बॉक्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। CaCl2 का प्रचलित नाम क्या है, हर साल आता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से करके विरंजक चूर्ण बनाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल की सतह विक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अभ्यास के MCQs तो बोल ही चुका हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदरण होती है, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बनने पे इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो पीएच मान कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड के साथ ये क्रिया करने लगती है। अगला चैप्टर है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में क्या अंतर है, हर साल आता है। भौतिक गुणों के आधार पर भी, रासायनिक गुणों के आधार पर भी आपको पता होना चाहिए। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, धातु का क्या गुण होता है, अधातु का क्या गुण होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगाध वर्तनांक, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है बेटा, धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, धातु जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। यहाँ से देखो क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर यहाँ से, तो इन चीज़ों को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, ये पूछ सकते हैं आप। फिर इन अभिक्रियाओं के लिए सिर्फ केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसे क्वेश्चन में आते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। देखो यहाँ पर लिखा होगा, हाँ आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतर के दौरान Na2 और MgO का निर्माण कीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हर साल आता है, हर साल। सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, ये हो गया, सक्रियता श्रेणी हर साल आती है। धातुओं का परिष्करण करने की विधि, ये जो बेटा विद्युत अपघटनी परिक्रम है ना, ये चित्र बनाने के लिए भी आता है और इसका बारे में लिखने के लिए भी आता है बड़े नंबर में। हर साल खनिज अयस्क का गैंग हर साल आता है, मैंने जब आया था तब भी आया था। दूसरा क्वेश्चन भी शानदार है, 2 धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, हर साल। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं में अंतर हर साल आता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4 में क्या मेन चीज़ है बेटा, इसमें नामांकन आएगा। ठीक है, नामांकन आएगा, पता होना चाहिए।
फिर कार्बन के जो गुण हैं वो आने चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है ना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए आएगा। सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध के क्या गुण हैं, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, ठीक है। कार्बन के 2 अपर रूप हैं, हीरा ग्रेफाइट, इनके बारे में आ सकता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखने के लिए आ गया CO2 का। ऐसे ही मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, किसी का भी बोल देगा। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण दीजिए, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है ना। सो ये जो आपके सिलेबस में 6 ही हैं, नाम लिखने के लिए आ सकता है। क्रियात्मक समूह पहचानने के लिए बोल सकता है आपको कि ये क्या है भैया, नाम बताओ, अल्कोहल का क्या होता है, या फिर ये बना दिया बोलेगा ये क्या है। सजातीय श्रेणी क्या होती है, हर साल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नामांकन आता है हर साल, ठीक है। ये जो जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये तो कर देना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, यहाँ से लेकर यहाँ सारे, कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी, ठीक है। दहन क्या होता है, दहन करने, कार्बन का दहन कैसे होगा, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तभी दहन होगा और ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है वो है बेटा, इथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक है। फिर एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म ये आ सकता है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कोई जल कठोर है अथवा नहीं, ये आ सकता है। फिर ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा, ठीक है। पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एथेन के आणविक सूत्र में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, समजातीय श्रेणी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखिए, देख रहे हैं, एथेनोइक अम्ल, H2S, प्रोपेनॉन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है, साबुन की सफाई क्रियाविधि हर साल आता है, संतृप्त असंतृप्त कार्बन के बीच अंतर समझाने के लिए परीक्षण बताइए, या फिर ये क्या होते हैं, ठीक है। कार्बन का एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसमें मेन चीज़ वही है, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव आवर्त सारणी क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, इनमें क्या अच्छाई थी और क्या कमी थी, इस पर क्वेश्चन आएंगे। फिर आएगा अष्टक नियम, एक क्वेश्चन ये आएगा, और एक आएगा डाबेनर की त्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बना बना के पूछता है। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से तो आता ही आता है एक क्वेश्चन, गारंटेड आएगा यहाँ से, इन 3 में से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था उसने, और आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों का अलग समूह क्यों रखा गया, ठीक है। उत्कृष्ट गैस क्या होते हैं, जिनके अष्टक पूर्ण होते हैं, जिनके बाहरी कक्ष पूर्ण होते हैं, ठीक है। फिर आपको आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव आवर्त सारणी की विसंगतताओं को दूर किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी पहले 10 तत्वों में से कौन सी धातु हैं, ये 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। फिर अभ्यास में आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, इसमें इसका जो A पार्ट B पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवर्त क्या होगा, समूह कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8वां इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात हो गई केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री अभी तक हमने निकाल दिया, ठीक है। केमिस्ट्री से आपका आएगा 20 नंबर का, 20 से 22 नंबर, ठीक। जब प्रक्रम में आते हैं, इसमें से भी आपको 20-22 नंबर का मिलेगा एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा मिलता है आपको 20 नंबर का जब विज्ञान से भी आएगा, और 22 नंबर या 23 नंबर का भौतिक विज्ञान से आएगा, और 5 नंबर का आपका रसायन विज्ञान, और मतलब जो मैंने अभी बोला था पर्यावरण विज्ञान से आएगा। चैप्टर 6 थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन भर भर के यहाँ से आते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, यह आ सकता है, ठीक है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को मापदंड मानेंगे, ये जो चारों क्वेश्चन है बेटा, ये जो चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके जितने भी बॉक्स का कंटेंट है, बॉक्स के अंदर के जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको आने चाहिए, और अभ्यास के सारे आने चाहिए, ठीक है। चित्र बनाने के लिए भी हर साल आता है,
स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है, पादपों में पोषण कैसे होता है, ठीक है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चित्र बनाने के लिए आदम मनुष्य का श्वसन तंत्र का चित्र, नामांकित चित्र बनाइए, तो चित्र बनाने के लिए भी आ सकता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आएंगे ही आएंगे। फिर मानव का श्वसन तंत्र नामांकन चित्र बनाने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। फिर मानव हृदय का स्वस्थ नामांकन चित्र, ये भी एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है। चित्र बनाने के लिए आएगा तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ठीक है, ये देख लेना। फिर प्लेटलेट्स क्या होता है, रुधिर क्या होता है, पादपों में परिवहन कैसे होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, आपको पता होगा ना, तो फ्लोएम के बारे में आपको पता होना चाहिए। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं, इसे लिखना। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव में उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब टट्टी करना, मूतना, ये सब हमारे मानव उत्सर्जन में आता है, ठीक है। सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, आपको शायद सुनने में थोड़ा मजाकिया भी लगा हो या बुरा भी लगा हो, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन समझ गए होंगे उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, ठीक है। और नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन किया। रचना मतलब चित्र बनानी है, और क्रियाविधि मतलब कैसे कार्य करता है वो लिखना है। ये सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। फिर देखो क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, चैप्टर बहुत लंबा है। और फिर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। जाइलम और फ्लोएम के पदार्थों में वहन में क्या अंतर है, 13वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो ये बेटा चित्र, इसकी तो प्रैक्टिस कर लेना ढंग से, ये हर साल आता है चित्र बनाने के लिए। तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र हर साल आता है बनाने के लिए, तो इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कई सारे बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में की बात करें और यूपी बोर्ड की बात करें, तो ये चैप्टर नहीं है इस साल, ठीक है। तो और ये आसान भी है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो अगर बाय द वे किसी के बोर्ड में है, क्योंकि ये सारे हिंदी बोर्ड को देखते हुए बनाया जा रहा है, सिर्फ यूपी बोर्ड में ये चैप्टर नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वाले इस चैप्टर को टिक मत करना। प्रतिवर्ती, ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं ये चैप्टर छोड़ ही दे रहा हूँ, 8वें चैप्टर से बताते हैं, ठीक है। डीएनए प्रतिकृति के प्रजनन में क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म आ सकता है 1 नंबर में। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मुकुलन, मुकुलन पे बहुत क्वेश्चन आता है, देख रहे हैं ना मुकुलन, ये वाला जो फिगर है, क्योंकि एक तालाब में हरा सा फेंक देते हो और कुछ दिनों बाद भर जाते हो ना, ये मुकुलन कहता है, उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और द्विखंड बहुखंड से किस प्रकार भिन्न है, डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजाणु द्वारा जल से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, ठीक है। पुष्प के अनुदार कार्ड का नामांकित चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आ सकता है, ये वाला, ठीक है। निषेचन और परागण में क्या अंतर है, हर साल आता है, इसे रट लीजिएगा। निषेचन और परागण में क्या अंतर है, हर साल आता है, ठीक है। थोड़ा सा समझ गए होंगे कैसा चित्र है ये, बच्चे थोड़ा सा शर्माते हैं, बट साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको शर्माना नहीं चाहिए। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, या फिर परागण और निषेचन में क्या अंतर है, ठीक है। शुक्राशय एवं पुटस्थ ग्रंथि में क्या भूमिका है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण पोषण कैसे प्राप्त होता है, यौनांग के समय लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगला क्वेश्चन है बेटा, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसमें मेंडल का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है
वंशागत प्रकृति के बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। लक्षणों की वंशागति में मेंडल का क्या योगदान था, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ठीक है। फिर सेक्स का निर्धारण जो होता है, लड़की कैसे बने, लड़का कैसे बनता है, ठीक है, ये चीज़ आपसे फिगर बना के आप दिखा सकते हो। लिंग निर्धारण पे क्वेश्चन आ सकता है। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होंगे, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। चौथा इंपॉर्टेंट है, उपार्जित और क्या है, उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, ये बन सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है, वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के लिए उद्भव में सहायक होते हैं, ये आ सकते हैं। समजात अंग, ठीक है, समजात अंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। समजात अंग के उदाहरण आ सकते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं, समजात अंग तो आएगा ही आएगा, फुल गारंटी, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या एक तितली चमगादड़ के पंखों में समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम के लिए क्या दर्शाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन किस क्षेत्र पर परस्पर संबंधित है, समजात समरूपों को उदाहरण द्वारा समझाइए। छठा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जीव विज्ञान खत्म, अब हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, एक के बारे में लिखने के लिए पक्का आएगा, फुल गारंटी है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, चित्र की मदद से समझाना है। और दोनों के नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, इसकी फुल गारंटी मेरी है, नहीं आए तो मुझे जिंदा लौटा देना, ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण के क्या उपयोग है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं, ठीक है। अवतल दर्पण की पहचान क्या है, ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक है, ये उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन की बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। दूसरा वाला क्वेश्चन, चौथा वाला क्वेश्चन, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, ठीक है। फिर दर्पण सूत्र, चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र ये होता है प्लस में। लेंस सूत्र, आवर्धन क्या होता है, ठीक है, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और बेटा ये दो उदाहरण, इन दोनों में से एक ज़रूर आएगा और इसकी फुल गारंटी है, पक्का आएगा ही आएगा, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे। फिर देखो बेटा अपवर्तन, ये चित्र, स्नेल का नियम है ना, ये सब आता ही आता है। स्नेल का नियम किसे कहते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। तिर्यक अपवर्तनांक 1.33, इससे आप क्या समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ साथ लेंस सूत्र था आवर्धन, दर्पण सूत्र हो गया था, अब लेंस सूत्र और आवर्धन, बस इसमें माइनस आ जाता है। और इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, हर साल आता है। इनमें से एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, हर साल आता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जब 11वें चैप्टर में आ जाओ तो बेटा 11वें चैप्टर में आने से पहले और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से कोई सा भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने सब पे मार्क कर रखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप में कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का निवारण, दूर दृष्टि दोष का निवारण, हर साल आता है। ज़रा दूरदर्शिता क्या होती है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या समझते हैं, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों, ठीक है। उसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो ये चित्र आ सकते हैं। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में व्यक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है ना, ये आप जानते हैं। उसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्योदय के समय सूर्यास्त की और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है।
आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये सब क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये जो क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, ये वाला सूर्योदय वाला, 10, 11, 12, 13, 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारे MCQs तो इंपॉर्टेंट है ही, पहले ही बोल रहा हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 12 और 13 बहुत ही शानदार चैप्टर्स हैं। इसमें आ सकता है बेटा विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ से क्या तात्पर्य है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि उदाहरण नंबर 12.1, ठीक है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखी है। ये तीनों क्वेश्चन एक एक नंबर में आ सकते हैं, कोई सा भी आएगा। तो विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। मात्रक क्या होता है, V=W/Q होता है ना। और ये उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि इसमें न्यूमेरिकल है 1, 2, 3, ये इम्पॉर्टेंट है। ये देख लेना, क्या पता इनमें से एक बाय द वे आ जाए कि ये दिया हुआ ये किसका है, इसे क्या बोलते हैं करके आ जाए, है ना। तो ये देख लेना एक बार। ओम का नियम हर साल आता है, आपको पता ही होगा। ओम के नियम पर आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं। चालक किन कारकों पर निर्भर करता है ना, ये आ सकता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और विद्युत चौस्रोत और विद्युत स्त्रियों तापन में अवयव धातु के ना बनाकर मिश्र धातु को क्यों बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी देख लीजिएगा, और उस पर क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आएंगे ही आएंगे, ऐसे प्रश्न, फिगर वाले प्रश्न एक तो आएगा ही आएगा। और ये सब मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है भाई। मतलब एक बार क्वेश्चन आ गया तो कोई सा भी दे दें, है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, ठीक। ये उदाहरण नंबर ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कर लेना। और फिर यहाँ से उदाहरण है बेटा दूसरा और तीसरा, न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति से क्या अभिप्राय है, यह आ सकता है, ठीक है। और इसमें भी उदाहरण नंबर 12.12 आ सकता है, इंपॉर्टेंट। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला चैप्टर है विद्युत धारा और के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। उसके साथ साथ फ्लेमिंग के दायां का नियम, फ्लेमिंग के बायां का नियम, ठीक है। और विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अंतर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक विक्षेपित क्यों नहीं होता, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के क्यों गुण हैं, देखो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, देख रहे हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत मोटर विभक्त वलय की क्या भूमिका है। एक ही क्वेश्चन में देगा, ये बड़े नंबर में 5 नंबर का आएगा। तो उसके साथ साथ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हर साल आता है, चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, बाएं और दाएं में से तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर विद्युत जनित्र में से आएगा ही आएगा, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करें तो ये तीनों 5 नंबर में विद्युत मोटर विद्युत जनित्र का आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ घरेलू परिपथ का चित्र बनाने के लिए आ सकता है ये, ठीक है। ये मेरे टाइम में 5 नंबर में आया था, चित्र बनाने के, सिर्फ चित्र बनाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक। ये देखो 16 क्वेश्चन है। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू संपर्क तार का क्या कार्य है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचिए, इसका सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत विलय का क्या महत्व है। ये 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीके बताइए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। अब बेटा ऊर्जा के स्रोत, ये जो है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ डालो, जीवाश्म ईंधन क्या है, हर टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ लोगे
तो ये 3 चैप्टर में टिक नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पढ़ लेने चाहिए। कोई 2-3 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर में, 3 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। सो ये अब पूरा कर लेना। तो एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए, और ये जो क्वेश्चन है और इन्हीं से ही रिपीट होता है, हर बार बार रिपीट होता है। और कल से बेटा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी होंगे। फिलहाल पुराने वीडियोज़ आप देख लीजिए, कल से नए वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।